दोस्तों आज हम रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं सर्विस कॉस्टिंग की। सर्विस कॉस्टिंग में कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बहुत आराम से हम इनका रिवीजन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के नाम पर बेटा बहुत छोटे छोटे 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें सर्विस कॉस्टिंग में देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हमें पता होना चाहिए सर्विस कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होता है। सर्विस कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है और ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग आपका सर्विस सेक्टर में अप्लाई होता है। जो लोग मेरे साथ नोट करना चाहते हैं वो करते रहें, जहां मैं बोलूंगा कि रुक जाएं रुक जाइएगा। तो दोस्तों ये सर्विस सेक्टर में अप्लाई होता है। सर्विस सेक्टर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स की जगह हम सर्विस की जगह हम लिख रहे हैं पैसेंजर, यानी कि गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये होटल में, हॉस्पिटल में, आईटी सेक्टर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टोल प्लाजा, पावर कंपनीज, इन सब जगह पर आपका सर्विस कॉस्टिंग जो कि एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है वो अप्लाई होता है। जब भी हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग कहते हैं तो समझ जाइए यहां हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर को पढ़ने का कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। जितनी भी रिवीजन क्लास हम कराएंगे, ये नॉर्मली जो हम क्लास करते हैं उसमें मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली बताता हूं कि कॉस्टिंग में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट का और एक डिसीजन मेकिंग का। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हमारे कोर्स में जितने चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर्स में कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट की जाती है। और जब भी कॉस्ट कंप्यूट किया जाता है तो याद रखिएगा आप हमेशा कॉस्ट में रेलिवेंट कॉस्ट भी लेते हैं और इररेलिवेंट कॉस्ट भी लेते हैं, फिक्स भी लेते हैं, वेरिएबल भी लेते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी लेते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लेते हैं। मगर हमेशा कॉस्ट जो लेंगे वो नॉर्मल कॉस्ट लेंगे, कभी भी आप एबनॉर्मल कॉस्ट को अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो हमारा नंबर 1 टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। और नंबर 2 जो चीज है इसके अंदर वो है कॉस्ट पर यूनिट। वैसे मैं अगर बात कहूं तो यहां कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, मतलब हमारा टोटल बिजनेस चलाने का खर्चा क्या आ रहा है वो एक्सपेंडिचर यानी कि कॉस्ट हम मंथली, क्वार्टरली, एनुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंप्यूट करेंगे। और कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट करने के बाद हम फिर बताएंगे हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या है, यानी कि हम कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूनिट से। ये जो यूनिट्स है इसको दोस्तों हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस यूनिट को, ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन के केस में आपको कॉस्ट रिकवर करनी होती है पैसेंजर से। तो पैसेंजर जो है वो हमारा एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैं सिर्फ अभी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इस पे एक टॉपिक समझ लेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन समझ लेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट होटल में भी अप्लाई होंगे। होटल के लिए आपको कोई अलग से सर्विस कॉस्टिंग नहीं पड़नी, हॉस्पिटल में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। हाँ ये पॉसिबल है कि क्योंकि कॉस्टिंग का पेपर है तो किसी और चैप्टर का कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप ट्रांसपोर्टेशन को समझ लो तो होटल में, हॉस्पिटल में, टोल प्लाजा में, आईटी कंपनीज में, प्रोफेशनल्स में, सब में बेटा फिर वही लगेगा। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन के केस में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन मैंने अभी बताया। तो जब आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे
तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में आपका पैसेंजर किलोमीटर होगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सर आप तो पैसेंजर कह रहे थे। बेटा पैसेंजर से ये भी तो पूछा जाएगा कि वो कितनी दूर जाना चाहता है। और गुड्स के केस में होगा बेटा वेट के हिसाब से, जिसको हम टन किलोमीटर कहते हैं। वेट को टन कहते हैं क्योंकि ट्रक्स वगैरह में जो वेट लोड किया जाता है वो टन्स के हिसाब से, छोटा होगा तो क्विंटल के हिसाब से होता होगा या किलोग्राम के हिसाब से, नॉर्मली टन के हिसाब से होता है। तो ये आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही होटल में कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका, इन केस ऑफ होटल, पर रूम पर डे। ऐसे ही बेटा अगर हॉस्पिटल की बात करें हम, तो हॉस्पिटल में हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा पर बेड पर डे या पर केस या पर पेशेंट। इस तरीके से हमारे बेटा कुछ ना कुछ कम और ज्यादा हमारे बेटा होंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ टोल प्लाजा, टोल प्लाजा के केस में होगा बेटा पर व्हीकल। इस तरीके से बेटा आपको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कॉस्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो हम कुछ पीवाई क्वेश्चंस करने में क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। तो ये बेटा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने मतलब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने रखे। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के केस में आपको एक नंबर ऑफ किलोमीटर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ किलोमीटर में आप देखेंगे कि कितनी दूर आप जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर का रूट है जहां पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। उसमें आप नंबर ऑफ ट्रिप से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस नंबर ऑफ ट्रिप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो ट्रिप राउंड ट्रिप हो सके। क्योंकि अगर आप 20 किलोमीटर जाते हैं तो वापस 20 किलोमीटर आएंगे भी। अगर ये डेज आप ये किलोमीटर आपको एक दिन के निकालने तो आप इतना ही छोड़ दें। अगर आपको ये नंबर ऑफ किलोमीटर पर डे निकालने, बट यही नंबर ऑफ किलोमीटर अगर आपको पर मंथ निकालने हैं तो उसी रूट को, जो कि हमारे एग्जाम्पल में ये 20 भी हो सकता है, किसी और क्वेश्चन में डिपेंड करता है, कुछ भी और भी हो सकता है। तो मैंने रूट को 20 किलोमीटर लिख दिया ऐसे ही आपको समझाने के लिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है, कभी आप समझे हर जगह 20 आता है नहीं। रूट का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आप इसकी जगह डिस्टेंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ट्रिप से। अगर 20 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे, इसलिए इसको हम राउंड कर देते हैं, इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप। और फिर इसे हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे इन अ मंथ। क्वेश्चन में ये दिया होगा 25, 24, 26। क्वेश्चन में अगर ये 24, 25, 26 ना दिया हो, साइलेंट हो, तो आप क्वेश्चन में देखना कौन से महीने की बात हो रही है। अप्रैल की बात हो रही है तो 30 दिन, मार्च की बात हो रही है तो 31 डेज, और बताया नहीं कि कौन सा महीना है तो आप 30 दिन लेना। और यही नंबर ऑफ किलोमीटर पर एनम निकालने हो तो जो नंबर ऑफ किलोमीटर सेकंड पार्ट में आपके पर मंथ आए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे? 12 मंथ से। ये जो आपने नंबर ऑफ किलोमीटर, नंबर ऑफ पर
किलोमीटर निकाला पर मंथ, पर एनम या पर डे, इसको जनरली हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। कॉस्ट ड्राइवर बेटा वो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कॉस्ट। बस में कितने पैसेंजर हैं इस पर कॉस्ट डिपेंड नहीं करती, बस कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है कॉस्ट इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जितने लोग ये हमारी रिवीजन क्लास देखेंगे वो सिर्फ इसी बात को बार बार रिवाइंड करके सुने कि मैंने क्या बोला है। कितने किलोमीटर बस ट्रेवल करती है, रन करती है, इस बात पर कॉस्ट डिपेंड करती है, ना कि इस बात पर कॉस्ट डिपेंड करती है कि बस के अंदर कितने पैसेंजर बैठे हैं। बस में 5 पैसेंजर हो, 10 हो, 15 हो, अगर बस 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट पर प्लाई कर रही है, चल रही है, तो आपकी कॉस्ट 20 किलोमीटर की ही आएगी, 19 की या 21 की नहीं आएगी। बस में चाहे पैसेंजर ना भी हो तब भी कॉस्ट आएगी और पैसेंजर हो तब भी कॉस्ट आएगी। तो ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से कॉस्ट अराइज होती है उसको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिन पर हम इस कॉस्ट का बर्डन डालेंगे उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला जो काम है इसके अंदर, जैसे मैंने भी बताया, कॉस्ट कंप्यूट करनी है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन हो, होटल का क्वेश्चन हो, हॉस्पिटल का क्वेश्चन हो, कॉस्ट को कंप्यूट करना है और फिर उस कॉस्ट का बर्डन कुछ लोगों पे डाल देना है। कहीं उसको टन किलोमीटर कहेंगे, कहीं पैसेंजर किलोमीटर कहेंगे, कहीं पर रूम पर डे, कहीं पर पेशेंट पर डे, कहीं पर बेड पर डे, इस तरीके से हम बोलेंगे उसको। ये करने के बाद जब आप ये कर लो, आपको पता चल गया भाई कॉस्ट कितनी है, सब कितना है, वो करने के बाद, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब आप नंबर ऑफ किलोमीटर निकालते हैं तो कहीं कहीं कभी कभी ये जो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है यहां पर, ये मल्टीप्लाई आप नहीं करते। समटाइम्स दिस 2 इज नॉट यूज, ये यूज नहीं किया जाता। इसको आप ऐसे समझिए, आप ए सिटी से बी सिटी पे जा रहे हैं, ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज 20 किलोमीटर। तो इसका मतलब है दोस्तों 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर आप आ भी रहे होंगे, तो 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर आ भी रहे होंगे। तो यहां पर आपको अगर जर्नी बताई है एक तरफ से जाने की तो वापस आएंगे भी, यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर आपकी जो राउंड ट्रिप होगी वो बेटा अप प्लस डाउन, यानी कि वो यहां पे होगी 20 प्लस 20 यानी कि 40 किलोमीटर। हम इसी को ऐसे कह देते हैं कि आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 किलोमीटर आ भी रहे होंगे, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो होती है उसमें हर जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा होता है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। मगर कभी कभी हम इस 2 का यूज नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे, आइए वो समझते हैं कहाँ हम इसका यूज नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट है जहां से बस सुबह को निकली और शाम को बस बेटा वापस यहीं आ गई, और ये पूरी जर्नी हमारी 20 किलोमीटर की है। ट्रिप, यहां पे जो ट्रिप है वो अप प्लस डाउन दोनों के बराबर है। नो नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारी ये रट्टा मार लेते हैं कि लोकल सिटी में अगर बस या कार चलेगी तो 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे शहर में जाएगी तो 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। बेटा ऐसा बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी दिया है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, चाहे वो सेम सिटी में हो, दूसरे सिटी में हो, दूसरे देश में हो, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर वो डिस्टेंस वन साइड का दिया है। अगर वो डिस्टेंस दोनों तरफ का दिया है, 20 किलोमीटर कह देते कि जाने के बाद जब वापस आते टोटल मिला के 20 होता है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
यहां 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है 20 किलोमीटर आप गए और 20 किलोमीटर आप आए। यहीं पर 20 की जगह क्वेश्चन में ही 40 बोल देता तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड ही नहीं थी। एक बात। नंबर 2, क्वेश्चन में कभी भी कहे कि जहां से हम गए थे और पूरा जो हमने डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ऐसे बोल दे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और ये ना बताए कहां गए थे, बस कह दे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो आप समझाना कि जहां से निकले थे घूमकर वहीं आ गए। ऐसी जगह पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? बात समझ में आ रही है? ये आप लोगों को करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अतिरिक्त बेटा एक आएगा वर्ड बार बार, टोटल टेकिंग। कहीं पर ये टोटल टेकिंग के नाम से आएगा, कहीं पर ये टोटल फीस के नाम से आएगा, कहीं पर ये टोटल कलेक्शन के नाम से आएगा। अब जैसे टोल प्लाजा में टोटल कलेक्शन के नाम से आएगा, स्कूल में टोटल फीस के नाम से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में टेकिंग के नाम से आएगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसके नाम से आएगा, स्कूल की बात करें तो इसके नाम से आएगा, कलेक्शन की बात करें तो ये किसी भी जगह आ सकता है, मगर मेनली कहाँ आता है? टोल प्लाजा में। टोटल बेटा एक आता है फ्रेट, वर्ड आता है फ्रेट। ये फ्रेट वर्ड भी आपका ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में। ये जनरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आता है। आप इनमें से कुछ भी करें, इसका मतलब ये होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप प्रॉफिट को 0 मानना, फिर मानना कि टोटल टेकिंग जो है ये किसके बराबर है? कॉस्ट के। ठीक है। इसमें आपको एक कॉस्ट शीट बनानी होती है इन क्वेश्चंस में, जिसको आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कहते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 कॉलम बनाने, एक पर्टिकुलर का और एक रुपीस का। ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस में स्पेशली बता रहा हूं मैं, और जगह होटल में, हॉस्पिटल में, पावर कंपनीज में मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस में आप नंबर 1 लिखिए स्टैंडिंग चार्जेस, और जितने भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं वो सारे ले लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर क्वेश्चंस में। और स्टैंडिंग चार्जेस को अपनी हेडिंग बनाइए। इसका मतलब यह है कि आपका व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करे या ना करे, वो आपके खर्चे आएंगे ही आएंगे। जैसे ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, या कोई और सैलरी, ये सब आएगा ही आएगा। गैराज का रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, ये सब यहां आएगा ही आएगा। और फिर उसके नीचे लिखिएगा रनिंग चार्जेस। और भी खर्चे हो सकते हैं, मैंने कुछ ही का एग्जाम्पल यहां पे लिखा है। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के केस में कह रहा हूं, और जगह कहीं नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में कह रहा हूं कि जो भी डेप्रिसिएशन हो व्हीकल की या टायर की, बेटा वो यहां आएगी। इस बात पे मत जाना कि WDV मेथड क्वेश्चन में दिया है या स्ट्रेट लाइन मेथड दिया है। ठीक है। ऑल दो ICI के मॉड्यूल में जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो वो डेप्रिसिएशन को स्टैंडिंग चार्जेस में दिखाते हैं, और जब WDV मेथड होता है तो उसे रनिंग में। मगर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए बता रहा हूं, चाहे पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स का, हमेशा ट्रांसपोर्ट डेप्रिसिएशन को आप रनिंग में दिखाइए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को रनिंग में दिखाइए, और एक आपके जो फ्यूल के खर्चे हैं उसको रनिंग में दिखाइए। इन सबको टोटल कर दीजिए, ये आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। ये क्या आएगी? आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में दोस्तों आप अपना ऐड कर दीजिए पैसेंजर टैक्स, सॉरी, इसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में कमीशन भी बोल देगा,
कि हमने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को कमीशन दी है, तो वो आप यहाँ ऐड कर दीजिए, ये आपकी टोटल टेकिंग आ जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई टैक्स लगता है तो वो टैक्स यहाँ लगेगा। जैसे पैसेंजर टैक्स, इंडिया में आज इस नाम से कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ आपको ये कॉस्टिंग के मॉड्यूल में ये नाम दिखाई देगा। सही नाम इस समय ये है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर लगेगा तो ये लगेगा, वो यहाँ ऐड होगा और इसे ऐड करके टोटल आ जाएगा। टेकिंग कहिए आप इसको, टोटल फ्रेट कहिए, टोटल कलेक्शन कहिए, जो भी कहना है वो कहिए, इंक्लूडिंग क्या आ गया आपका टैक्सेस। आपको यहाँ पहुंचना है और फिर ये पैसा आपको अपने पैसेंजर से रिकवर करना है, जिसके लिए मैंने आपको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बताए। अगर वो पैसेंजर है तो आपको इसे डिवाइड करना है पैसेंजर किलोमीटर से, वो वेट है तो इसे डिवाइड करना है टन किलोमीटर से, वो अगर होटल में कोई घूमने आया है तो आपको डिवाइड करना है इसको नंबर ऑफ रूम डेज से, पेशेंट है हॉस्पिटल में तो इसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ पेशेंट डेज से। अगर ये खर्चा किसी पावर कंपनी का है तो इसे आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स से। तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग समय पर इसको डिवाइड करेंगे। एक और बात जो इसके लिए बतानी है, फ्यूल के लिए, फ्यूल में एक कैटेगरी तो हो गई बेटा आपकी पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, ये तो हमेशा रनिंग में आएगा नो डाउट। बट एक आएगा ऑयल एंड सुंदरीज, यानी कि ऑयल एंड सनरीज, लुब्रिकेंट, इस तरीके से वर्ड आएगा। इसको तो आप रनिंग में दिखाइए हमेशा में। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर ये लिखा हो आपके क्वेश्चन में पर मंथ, पर वीक, ऐसे लिखा हो तो इसको आप स्टैंडिंग में दिखा दीजिएगा। कहां दिखा दीजिएगा? स्टैंडिंग में। बट अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो पर किलोमीटर या पर 100 किलोमीटर, ऐसे हो तो फिर इसको भी आप कहां दिखाएंगे? रनिंग में। और डीजल, पेट्रोल या सीएनजी का खर्चा जो है वो हमेशा रनिंग में आएगा। ठीक हो गई बात। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसमें एक दो मॉड्यूल का क्वेश्चन भी लेंगे और एक दो हम और पीवाई क्वेश्चंस भी लेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका मई 24 में आया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट वही बात है कि एक सिर्फ घिसे पिटे तरीके से स्टडी करने के कारण एग्जाम में स्टूडेंट नहीं कर पाए। अच्छा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप प्रिंट आउट निकलवाइए पीवाई क्वेश्चंस का, तो कोशिश करिए कि आईसीआई की वेबसाइट से उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर को प्रिंट करवाइए जिस फॉर्मेट में वो आपको एग्जाम में दिखाई देगा। आईसीआई की वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन आंसर दो तरीके से मिलेंगे, एक तो पीवाई क्वेश्चन पेपर के नाम से जो आप बेटा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और एक मिलेगा आपको सजेस्टेड आंसर के नाम से। वो इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉपर अच्छे से टाइप हुआ हुआ क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेट में और उसका सॉल्यूशन प्रॉपर मिलेगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस फॉर्मेट में जब मत प्रिंट आउट करवाएं, एक तो उसमें ज़्यादा कॉपी लगती है, नंबर ऑफ कॉपीज़, और इसी फॉर्मेट में आप कॉपी करवाएं। इससे क्या होगा, जब आप ऐसे 10-12 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आप एग्जाम के लिए टेस्ट और दे देंगे तो हैबिचुअल हो जाएंगे, यार पेपर कैसा आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये आया है 2024 मई के एग्जाम में आया है। इसका एक क्वेश्चन हम बेटा सर्विस कॉस्टिंग का ले रहे हैं, और वो ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर बेटा ये 2 का बी पार्ट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, आपके सामने स्क्रीन पर है। और मैं चाहूँगा जो लोग इसकी रिकॉर्डेड हमारी वीडियो देखेंगे वो लोग भी मई 2024 का ये क्वेश्चन पहले 60 सेकंड पढ़ लें, फिर वीडियो को आगे रिज्यूम करें, क्योंकि जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन बच्चों को भी मैं 60 सेकंड पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। सब लोग बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप देख लो बेटा। Star Airlines operates a single aircraft of 180 seats capacity between city ND and
जीए, बड़ा गंदा नाम लिखा है। मैंने जीए को पहले पढ़ लिया था। द एवरेज द एवरेज नॉर्मल ऑक्यूपेंसी इज, क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है, एस्टिमेटेड एट 70% पर फ्लाइट। ठीक है, कहाँ कहाँ भेज रहे हैं लोगों को। द एवरेज वन वे फेयर इज 12,500 फ्रॉम सिटी एनडी, एनडी न्यू दिल्ली, ठीक है, टू जीए मुझे नहीं पता, गोवा, ओके चलिए। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट as collected by an expert analyst are fuel cost per flight from ND to GA 2,28,000 पर फ्लाइट, ठीक है। फूड सर्व ऑन द फ्लाइट फ्रॉम ND टू GA 270 रुपए पर पर्सन, नो चार्ज टू पैसेंजर। कमीशन पेड टू ट्रेवल एजेंट ऑल टिकट बुकिंग थ्रू एजेंट्स, हमने ये मान लिया, मतलब टिकट का 7.5% हम एजेंट को देंगे। कुछ हमारी फिक्स कॉस्ट हैं, लीज एंड लैंडिंग चार्जेस पर फ्लाइट, सैलरीज ऑफ फ्लाइट क्रू पर फ्लाइट। एज्यूम दैट फ्यूल कॉस्ट आर अनअफेक्टेड बाय द एक्चुअल मेंबर ऑफ पैसेंजर ऑन ए फ्लाइट, और ये हकीकत है बात, फ्लाइट में कितने मेंबर हैं, फ्लाइट फ्लाई करेगी तो बेटा खर्चा तो आएगा। कैलकुलेट करना है नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट स्टार एयरलाइंस मेक्स पर फ्लाइट फ्रॉम एनडी टू जीए। तो पहले तो हम इनकम निकालेंगे इनकी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं हम बेटा। ये क्वेश्चन आया है आपका मई 24 में, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है और 6 नंबर का आया है ये बेटा। सर आप तो 10 नंबर का कह रहे थे, तो 100 में से 10 आता था, 70 में से 6 और 7 आएगा, 10% पेपर तो है ना। नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ, मेरे साथ लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। दो कॉलम बना लेंगे दोस्तों, पर्टिकुलर्स और रुपीस। इनकम निकालने के लिए आप जो फ्लाइट का एयरलाइंस का कलेक्शन है उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस कर दें, प्रॉफिट आएगा। आज ही की क्लास में मैंने आपको बताया, चेक करिए इस जगह पर प्लीज, यहां पे चेक करिएगा बेटा आप। यहां मैंने बताया कि टोटल टेकिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के केस में या टोटल कलेक्शन कॉस्ट प्लस किसके बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या है, देखो सामने क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट बताओ, तो कैसे बताऊंगा, कलेक्शन में से क्या माइनस करना पड़ेगा, यानी कि रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दूंगा। तो मैं वही करने वाला हूं अभी यहां पर, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर टोटल फेयर कलेक्शन निकाल लेता हूं। फेयर मतलब जो पैसेंजर से कलेक्शन किया जा रहा है। कितनी सीट्स हैं प्लेन में, 180 सीट्स, और वो 70% ऑक्यूपाई रहती हैं। और एनडी से जीए तक कितने रुपए पर पैसेंजर हम चार्ज करते हैं, 12,500, यानी कि हमारा टोटल कलेक्शन आ गया इतने का। इसमें से हम लेस कर देते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप स्टैंडिंग और रनिंग दो तरह के खर्चे लिखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में, मगर यहाँ आपसे कॉस्ट शीट नहीं मांगी है, ऑपरेटिंग इनकम यानी कि इनकम स्टेटमेंट मांगी है। और क्वेश्चन में कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के नाम से दिया है, चेक करो, ये लिखा हुआ वेरिएबल और ये लिखा हुआ फिक्स। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से कॉस्ट दे तो आप रिवेन्यू में से सबसे पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लीजिए, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अब जो ये मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का नहीं है, ये आपको आगे चलकर मार्जिनल कॉस्टिंग में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मगर कॉस्टिंग किसी चैप्टर्स का नाम नहीं है, कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट का नाम है। तो हो सकता है कि कोई दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी दूसरे चैप्टर में अप्लाई हो जाए, नॉर्मल है ये बात, ठीक है। तो लेस करेंगे बेटा हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा कंट्रीब्यूशन,
और फिर उस कंट्रीब्यूशन से फर्दर हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। देखिए जरा बेटा, वेरिएबल कॉस्ट एक तो फ्यूल कॉस्ट है, एक फूड की कॉस्ट है और एक कमीशन है, तीन है, सामने है तीनों कॉस्ट आपके। सबसे पहले तो फ्यूल ले लेते हैं, कितने का है, 2,28,000 पर फ्लाइट, और हम एक ही फ्लाइट की इनकम लिए तो एक ही फ्लाइट का खर्चा लेंगे। फूड लेंगे, 180 यात्री हैं मगर 70% ही जर्नी करते हैं, 180 का वो 70% 126, और एक से पैसा लेते हैं, मतलब सॉरी, हम पैसेंजर से पैसा नहीं लेते। अगर हम पैसेंजर से भी पैसा लेते बेटा इसका, तो ये 270 यहाँ तो माइनस होता ही होता, इसमें भी ऐड होता, क्योंकि हम पैसा अगर उनसे लेते, हम पैसा नहीं लेते, यहाँ साफ लिखा हुआ है नो चार्ज टू पैसेंजर, पैसेंजर से पैसा नहीं लिया जाता। क्लियर है? आ जाइए जी, कितना बनेगा हमारा, ये एक्सपेंडिचर है वेरिएबल। इसके बाद कमीशन देते हैं हम एजेंट को, और उनको हम 7.5% देते हैं हमारी कलेक्शन का। हमारी कलेक्शन इतनी है, उसका 7.5%। क्वेश्चन देख के आपको एकदम डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन बेटा। ये तब तक आपके साथ दिक्कत रहेगी कॉस्टिंग में जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते और इसको सीरियस नहीं लेते। जैसे आप सीरियस लेंगे ना इसको बेटा, ये आपसे दिल फेंक मोहब्बत करेगी कॉस्टिंग, ठीक है, और फिर ये आपको अपना बना के छोड़ेगी, ठीक है, और आप इसके रंग में रंग जाएंगे बेटा, और आप कॉस्टिंग सीख जाएंगे। 3,80,145 ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। बताइए कंट्रीब्यूशन क्या आया है पर फ्लाइट। अब इसमें से लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। आप चेक करिएगा फिक्स कॉस्ट पूरी कंपनी की दी है या पर फ्लाइट दी है, लीजिए चेक करिए, चेक करिए सामने आप, पर फ्लाइट है। अगर पूरी कंपनी की दी होती बेटा सुनो, तो इसे पर फ्लाइट बनाना पड़ता। लीज एंड लैंडिंग चार्जेस, कितना, 9,12,000। सैलरीज ऑफ फ्लाइट क्रू 90,000, माइनस कर दीजिए। अच्छा ये कितना आया था माइनस करके कंट्रीब्यूशन, इतना आया था। ये है दोस्तों आपका फिक्स कॉस्ट, माइनस कर दो, प्रॉफिट, नेट इनकम या प्रॉफिट आ जाएगी आपकी पर फ्लाइट। ये आ गई आपकी नेट इनकम पर फ्लाइट। जी कर सकते हैं, पहले आप वेरिएबल कॉस्ट लिखें फिर फिक्स कॉस्ट लिखें, या फिक्स कॉस्ट लिखें पहले फिर वेरिएबल कॉस्ट लिखें, फिर टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्लस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, फिर टेकिंग लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर कोशिश करिए जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया हो, तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अप्रोच बताई गई है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि एक डिफाइंड अप्रोच है जो एक पूरे प्रॉपर चैप्टर में बताई गई है। इस जो अप्रोच आपने अभी यहाँ इनकम शो करने के लिए फॉलो की है, उसको आप मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आप जब आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे करते, सुनना बेटा, क्या आप वेरिएबल कॉस्ट लिखते फिर फिक्स कॉस्ट लिखते, टोटल कॉस्ट आ जाती, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करते तो क्या आ जाता, टोटल टेकिंग या टोटल कलेक्शन। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। क्या कहते हैं? ठीक है, अब मैं अब आपको अभी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बात हम मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, अभी इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं फिलहाल ये कह सकता हूं, ठीक है ना, रिवीजन क्लास में इसमें इस बात को हम अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की रिवीजन में लेंगे। जो अभी हमारे एक स्टूडेंट ने पॉइंट पूछा क्या ऐसा कर सकते हैं, तो हमने कहा हाँ बेटा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
बट आईसीआई ने पूरे मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, जहां जहां कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में बात है, ठीक है, वहां वहां आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाइए जैसे बनाते हैं। मगर जब भी नेट इनकम पूछेगा, प्रॉफिट पूछेगा, और वहां पे कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दी हो, तो आप सबसे पहले सेल्स लीजिए, लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। अगर ये वेरिएबल फिक्स ना दिया होता और सर इनकम पूछता फिर भी, तो सेल्स लेते माइनस कॉस्ट। और सर अगर ये नेट इनकम ना पूछता, कॉस्ट पूछता, कोई बात नहीं, पहले फिक्स कॉस्ट ले लेते फिर वेरिएबल कॉस्ट ले लेते, टोटल कॉस्ट आ जाता। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में नेट इनकम पूछा जाएगा और क्वेश्चन में वेरिएबल और फिक्स दिया जाएगा, तो आईसीआई ने पूरे मॉड्यूल में ऑलमोस्ट हर जगह यही प्रेजेंटेशन फॉलो की है। इज इट फाइन? अब अगला पढ़े बेटा, क्या पूछा है, आओ। इसके बाद देखिए, स्टार एयरलाइन एक्सपेक्ट दैट इट्स ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 144 पैसेंजर। बेटा 144 पता है कब होगा? जब 70 की जगह कितने परसेंट लोग बैठे हैं, क्योंकि 180 का 80% ही 144 होता है पर फ्लाइट। इफ द फेयर इज रिड्यूस टू, अगर फेयर को रिड्यूस कर दिया जाए कितने रुपए, 11,670 रुपए, जो अभी 12,500 है, तो बताओ ये प्रपोजल हम एक्सेप्ट करें या नहीं? तो देखिए, एक्सेप्ट करने की बात तब आती है जब हमारी इनकम बढ़ जाए, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर तो बढ़ रहे हैं। आ जाइए जी। तो क्वेश्चन में देखिए ये बात पूछी गई है आपसे कि फेयर को रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो स्टार एयरलाइंस एक्सपेक्ट दैट इट्स ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज टू 144 पैसेंजर पर फ्लाइट इफ द फेयर इज रिड्यूस टू 11,670। एडवाइज वेदर दिस प्रपोजल शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, ये बताना है। तो देखिए ये जो हमें बताना है ना, हमें तो बस ये देखना है कि हम पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं नहीं। अगर पहले से ज़्यादा कमाएंगे तो हमको ये काम करना चाहिए। जो इनकम स्टेटमेंट आपने अभी बनाई थी, समझ लो उसी को दोबारा बनाना है और कुछ भी नहीं करना बेटा, ठीक है। आ जाओ, लिखो स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। पर्टिकुलर्स रुपीज, टोटल फेयर कलेक्शन, 144 पैसेंजर्स, और एक से हम कितना रुपया लेंगे, 11,670। टोटल कलेक्शन कितनी आ गई, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले फ्यूल, फ्यूल में पर फ्लाइट 2,28,000 लिखा है। सर नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ गए, फ्यूल नहीं बढ़ेगा? अरे फ्यूल में एक भी पैसेंजर नहीं हो तब भी वेरिएबल कॉस्ट उतनी आएगी, और लिखा भी है उस क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पैसेंजर से कोई फर्क नहीं पड़ता। फूड, हाँ फूड का खर्चा बढ़ेगा। अब 144 रुपये पे खर्चा होगा, 144 लोगों पे एक्सपेंडिचर होगा 270 के हिसाब से। कमीशन ये भी इंक्रीज हो जाएगी जो आप ट्रैवल एजेंट को देंगे 7.5% के रेट से। बताइए कितना आएगा, इन सबको जोड़ दो, टोटल करके बताओ कितना है।
लीज एंड लैंडिंग चार्जेस, ये तो फिक्स था 9,12,000। और एक और था सैलरीज, गुरु को जो दी गई थी 90,000 की। इनकम देख लो, अगर इंक्रीज हो जाए तो हमको ये काम करना चाहिए। एयरलाइंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रपोजल सिंस इंक्रीज इन प्रॉफिट ठीक है, क्योंकि पहले की तुलना में हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। बताओगे पहले कितना प्रॉफिट था और अभी हो गया है प्रॉफिट इतना, और पहले था प्रॉफिट 1,92,855। इन दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया है इसलिए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको आपको समझ में आएगी आज, मगर आप देख सकते हैं आज की डेट पे भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ इंक्रीज इन प्रॉफिट की जगह ये लिख दूँ तो शायद कुछ लोगों को आपत्ति हो जाएगी मेरे लिखने से। ये लिख सकता हूँ, बताऊं क्यों? फिक्स कॉस्ट कितनी है इस समय? 10,02,000। पहले भी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं हुआ है, किस में इंक्रीज हुआ है? कंट्रीब्यूशन में। देखो जरा, कंट्रीब्यूशन पहले इतना था 11,94,855 और अब कंट्रीब्यूशन कितना है? 12,87,564। अगर इसका भी डिफरेंस निकालोगे तो यही आएगा। तो मार्जिनल अप्रोच में जो प्रॉफिट में इंक्रीज होता है उसे हम कंट्रीब्यूशन का ही इंक्रीज कहते हैं। और मैंने आप लोगों को कहीं ना कहीं, सब लोगों को पता भी होगा कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का जितने परसेंट होता है उसको हम पीवी रेशियो कहते हैं। फुल फॉर्म पता है क्या होती है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कंट्रीब्यूशन रेशियो क्यों नहीं कहते? उसका एक छोटा सा जवाब यहाँ है, एक्सप्लेन हम करेंगे रिवीजन क्लास में मार्जिनल कॉस्टिंग की, कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स करोगे तो पीवी रेशियो आता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। उसका कारण यही है जो थोड़ा बहुत यहाँ समझाने की अभी कोशिश की है, कि अगर प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन के इंक्रीज की वजह से आया है। आपने यहाँ पे ऑल दो प्रॉफिट का डिफरेंस लिया है, अगर इस क्वेश्चन के आंसर का आप कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस लेंगे तो भी एग्जैक्टली वही आएगा जो प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके सामने जो हमने रखा। अभी हम किसी और अटेम्प्ट का क्वेश्चन देखते हैं अब इसके बाद। दोस्तों हम एक और अटेम्प्ट पे जा रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, और वो क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, नवंबर 2023 का। मई 24 से बैकवर्ड गए हम, नवंबर 23 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 का बी पार्ट है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये होटल के ऊपर क्वेश्चन है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, 60 सेकंड लीजिए और सब लोग पढ़िए। सब लोगों को ये आईसीआई की वेबसाइट पर क्वेश्चन मिल जाएगा। नवंबर 23 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है बेटा, नवंबर 23 का। रॉयल होटल offers three type of room to its guests: deluxe, executive and suite room। हाँ, सही तो पढ़ रहा हूँ। स्वीट रूम, अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। गलत पढ़ दिया मैंने? सही पढ़ा है, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव और स्वीट रूम। अरे सूट रूम नहीं, स्वीट रूम ही पढ़ा जाता है। तुम तो मुझसे भी बड़े अनपढ़ हो।
आओ, रूम टैरिफ पर डे दिया हुआ है बेटा, नंबर ऑफ रूम्स हैं उनकी सबकी ऑक्यूपेंसी दी है, हाउसकीपिंग का खर्चा कितना है वो दिया है। मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो बच्चों उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा आपको होटल के ऊपर, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 7 या 8 में से एक है। द होटल प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी टू इट्स एग्जीक्यूटिव रूम स्वीट एंड स्वीट रूम। दो लोगों को ये ब्रेकफास्ट देते हैं, एग्जीक्यूटिव वालों को और जो स्वीट रूम लेते हैं। जो डीलक्स कमरा ले रहे हैं बेटा उनको नहीं मिलता, वो अपना अपना नाश्ता खुद खुद करो। While swimming pool facilities provided free of cost only to suite room। आप इसे समझिए ऐसे, तीन तरह के कमरे हैं बेटा, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव, स्वीट। डीलक्स, एग्जीक्यूटिव, स्वीट, बेटा ये तीन तरह के कमरे हैं, ये तीन तरह के कमरे हैं, डीलक्स, एग्जीक्यूटिव, स्वीट। तो इन तीन कमरों को में जो ब्रेकफास्ट मिलेगा वो इसको नहीं मिलेगा, इन दोनों को मिलेगा। और स्विमिंग पूल में बेटा जो आप जलपरा बनेंगे बस वो स्वीट वाले बनेंगे। रेस्टोरेंट एंड स्विमिंग पूल इज रन बाय कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट है और स्विमिंग पूल है कॉन्ट्रैक्टर चलाता है, और कॉन्ट्रैक्टर हमसे 150 रुपए लेता है पर पर्सन फॉर ब्रेकफास्ट और 200 रुपए पर पर्सन लेता है फॉर स्विमिंग पूल फैसिलिटी फ्रॉम रॉयल होटल। तो ये हमारी कॉस्ट दी है बेटा। बिसाइड्स, in addition, the above mentioned charges, annual fixed expenses are as follows: salary to staff दिया हुआ है, electricity expense दिया हुआ है, salary to staff are apportioned to deluxe, executive and suite room in the ratio of 25 35 40 and electricity expenses are to be apportioned in proportion to occupancy। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हमारे ऑक्यूपेंसी की रेशियो में, और ये वाले जो खर्चे हैं ये हमें 25 35 और 40 की रेशो में बांटना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑफ ईच रूम टाइप ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस पर आपको प्रॉफिट निकालना है, हर रूम का अलग अलग, मतलब डीलक्स का अलग, एग्जीक्यूटिव का अलग और स्वीट का अलग। और 360 दिन मानने हैं और डबल मानना है ऑक्यूपेंसी इन ईच कैटेगरी ऑफ रूम, मतलब डबल ऑक्यूपेंसी रहती है, मतलब रूम एक होता है लोग डबल होते हैं उसमें। ये चीज काम की दी है इन्होंने, है ना। नवंबर 23 में क्वेश्चन नंबर, बेटा 24 घंटे है ना, 12 घंटे मतलब 12 घंटे। क्वेश्चन नंबर 3 भी नवंबर 2023 का ये क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ क्या करना है फिर से, प्रॉफिट। इस बार अमाउंट का एक कॉलम नहीं बनाएंगे हम, 3 कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, डीलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम, स्वीट रूम, एग्जीक्यूटिव, स्वीट और एक कॉलम टोटल का भी बना देते। टोटल का कॉलम आप चाहें तो छोड़ दें, स्वीट असली वाला लिख दिया मैंने। हाँ मैंने कहा जब मान नहीं रहे तो यही लिख देता हूँ। क्या होता है, स्यूट। अच्छा, इंग्लिश कमजोर है ना बेटा हमारी। नंबर ऑफ रूम्स पर डे, उससे अच्छा तो मैं बिना इंग्लिश के ही हूँ बेटा, तुमसे बच्चों से ट्यूशन लेना पड़े तो। आओ बेटा, नंबर ऑफ रूम्स पर डे कितने कितने हैं बेटा, यहाँ पे हैं, चेक करिएगा 20, यहाँ पर हैं 10 और यहाँ पर है 4। चेक करिए क्वेश्चन में, और इनकी एवरेज ऑक्यूपेंसी दी है। वो डबल का क्या चक्कर है वो बाद में बताएंगे। एवरेज ऑक्यूपेंसी दी है बेटा 80 60 और 75। एक डबल भी दिया था ना आखिर में,
लास्ट में क्वेश्चन के, उसकी भी बात करेंगे अभी। और इनटू में बेटा 360 डेज, ये आपकी ऑक्यूपेंसी आ गई, इससे आपके नंबर ऑफ रूम डेज आ गए। पर डे नहीं बोलना चाहिए मुझे, नंबर ऑफ रूम डेज बोलना चाहिए। ये नंबर ऑफ रूम डेज आ गए 5760, 2160, 1080। इन तीनों को टोटल करके मत लिखना, क्योंकि तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तीनों इक्वल नहीं है ये। इनसे बेटा हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। जो हमारे नंबर ऑफ रूम डेज आए हैं ये वाले, इनसे हम 1500 रुपीज चार्ज करेंगे। एग्जीक्यूटिव वालों से 2400, और सीट से, क्या बोले, स्यूट, स्यूट। चलो बेटा टोटल कितना आ गया, 86,40,000, 51,84,000, 41,04,000। ये हमारा टोटल कलेक्शन है 1,79,28,000। चेक कर लीजिएगा एक बार। ये हमारा टोटल कलेक्शन है, इसको हम यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। और फिर बाद में ये एक दूसरी तरीके की प्रेजेंटेशन है, एक लास्ट क्वेश्चन में सिखाई आपको फ्लाइट वाले में। यहाँ पे हम कॉस्ट ले लेते हैं, जितनी भी कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे अभी, और उसके बाद हम फिर रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके हो गया सर? आपने वही वाली प्रेजेंटेशन क्यों फॉलो नहीं करी बेटा? उसका कारण यह है कि अब मल्टीपल आपके कॉलम बने हुए हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम वेरिएबल कॉस्ट तो चल अलग अलग दिखा देते, मगर इनकी अलग अलग फिक्स कॉस्ट दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए करा, और कोई कारण नहीं है। हाउसकीपिंग का खर्चा 280 रुपीज़ है पर रूम पर डे। तो जितने रूम डेज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डीलक्स में 280 था और यहाँ पे 320 है, और यहाँ पर 425 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई करके आएगा 16,12,800, 6,91,200, 4,59,000। टोटल कर दीजिए इसको, ये आएगा। ब्रेकफास्ट था 150 रुपये पर पर्सन। यहाँ तो ब्रेकफास्ट का खर्चा आता ही नहीं डीलक्स में, हम इनको देते ही नहीं खाना, कहते हैं बस आप जिस काम से आए वो काम करो, खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, खाना आप बाहर जाके खाइए। 2,160 रुपये है ना। अब हमने माना है, डबल लिखा था ना एक जगह, चेक कराता हूं मैं आपको क्वेश्चन में। ये देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट ऑफ ईच रूम टाइप ऑन एनुअल बेसिस लिखा था ये, और यहाँ लिखा है 360 दिन लेने हैं, और डबल ऑक्यूपेंसी इन ईच कैटेगरी ऑफ रूम। मतलब वो रूम में एक व्यक्ति नहीं आता है, कितने आते हैं, 2, यानी कि खर्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो डबल लोगों के लिए होंगे। यानी कि ब्रेकफास्ट 2 लोग करेंगे, स्विमिंग पूल में जल क्रीड़ा 2 लोग करेंगे, ठीक है, हाँ, वाटर गेम्स, ओके है ना। आइए बेटा, उसको जल क्रीड़ा हिंदी में कहते हैं। चलिए छोड़िए ना, मैंने अपनी तरफ से कह दिया यार, बात छोड़िए। ब्रेकफास्ट 150 पर पर्सन हो गया। हाँ, वो क्वेश्चन उनका ठीक है, वो मैंने अपनी तरफ से कहा है, क्योंकि ये खर्चे डबल की बात हो रही है, रूम वालों की बात। स्विमिंग पूल तो आउटसाइड द रूम होगा ना, ठीक है ना। हाँ, बताइए कितना आएगा, 150 रुपये पर पर्सन।
बहुत अच्छा पॉइंट तुमने मजाक में ही सही मगर ऑब्जेक्शन किया है, बहुत अच्छे पॉइंट का किया है। 180, 1080 इंटू में 150 इंटू में 2, बताइए बेटा कितना कितना आ जाएगा ये? 6,48,000, 3,24,000, 9,70। ब्रेकफास्ट के बाद स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी का खर्चा हमारा 200 रुपये पर पर्सन है, और ये यहाँ का खर्चा नहीं है, सीधा यहाँ पर 1,080 इंटू में 200। अब देखिए इनका ऑब्जेक्शन ये था कि ये कहाँ लिखा है कि स्विमिंग पूल का खर्चा भी डबल लोगों का आएगा, लिखा कहीं नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईच कैटेगरी ऑफ रूम में डबल ऑक्यूपेंसी हम एज्यूम करेंगे। डबल ऑक्यूपेंसी का मतलब ये है कि चाहे डीलक्स हो, एग्जीक्यूटिव हो या स्वीट हो, मैं स्वीट बोल रहा हूँ बेटा, मुझसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है ना, स्वीट हो बेटा, दो तीनों तरह की कैटेगरी के रूम में डबल ऑक्यूपेंसी है, यानी कि वो एक एक अकेला अकेला नहीं आया, दुकेला दुकेला आया है, ठीक है, डबल लोग हैं। तो ब्रेकफास्ट करेंगे तो 2 लोग करेंगे, तो हमने मान लिया स्विमिंग पूल भी जाएंगे तो 2 लोग जाएंगे, ओके हो गया, इसलिए मैंने कहा 2 लोग जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ओके, वाटर गेम्स खेल रहे हैं। अच्छा एक और बात, बच्चे कहते हैं फिर आपने हाउस कीपिंग में 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? वो हाउसकीपिंग जो खर्चा है वो रूम का है, लोगों का नहीं, मगर ब्रेकफास्ट और स्विमिंग पूल का जो खर्चा है वो एक कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करता है, वो पर पर्सन खर्चा दिया हुआ है, इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ स्विमिंग पूल में भी हम 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, और ये बता दीजिए आप कितना आएगा? कितना? 4,32,000 टोटल, मैं बताऊंगा 4,32,000 आएगा। नहीं, सूट सूट का था स्वीट का था। सैलरीज टू स्टाफ, अभी हम क्लास पॉज करके भी इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। 25, 35, 40, बेटा कितने का है इसका खर्चा? 57,80,000 ना। इस 57,80,000 को इस रेशो में बांट दो बेटा, 14,40,000, 20,16,000, 23,04,000। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है? 24 लाख। इसको बांट देते हैं बेटा, उन्होंने कहा था इसे ऑक्यूपेंसी की परसेंटेज में बांटना, और ऑक्यूपेंसी की रेशो है हमारी ये, है ना, जरा इस रेशो में बांट दो बेटा 24 लाख को। 15,36,000, 5,76,000, 2,88,000, ठीक है बच्चों, बस इन सब का टोटल कर दो, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जिसको हम बी कहेंगे। 45,88,800, 39,31,200, 38,07,000, सबको टोटल कर दो। प्रॉफिट आ गया, ए में से क्या माइनस कर दो बेटा? बी। ये आएगा प्रॉफिट 40,51,200, 12,52,800, 2,97,000, सबका टोटल कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, आसानी से समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। क्वेश्चन की सारी, मैं बच्चों से बार बार कहता हूँ, जब हमने ये चैप्टर भी किया और अब रिवीजन कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना, जितना उसको क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। जी कुछ कह रहे थे आप?
कौन सा क्वेश्चन में दिया है 57,80,000? अच्छा, कह रहे हैं डिवाइड गलत, 57,60,000 जवानी का जोश। डिवाइड सही किया, यहाँ गलत नहीं दिया हूँ। ओके, हो गया जी। एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं पास एग्जाम का, नोट कर रहे हैं अभी आप? अभी हम करेंगे May 23 का क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। May 23 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखिए, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का है थियोरी में। डिफाइन कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी 4 कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कितना आसान है लिखना। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर किलोमीटर। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, टन किलोमीटर। इन केस ऑफ होटल्स, पर रूम पर डे। इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स, पर पेशेंट पर डे। इन केस ऑफ फ्लाइट, पर पैसेंजर। दे दिए 4 के, हम 40 दे देंगे एग्जाम्पल। और कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है, 2-3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है ना। इसमें फैक्टर नहीं कहेंगे हम, यूनिट वर्ड यूज करेंगे। क्या ये वर्ड यूज करेंगे? यूनिट। यूनिट ऑन विच कॉस्ट इज अपोर्शन आर टर्म्ड एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जिससे हम अपनी कॉस्ट की रिकवरी करते हैं उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। सेकंड देखना क्या पूछा है, प्रैक्टिकल कैपेसिटी और करेंगे वैसे बात, मगर नॉर्मल कैपेसिटी के बारे में हम बार बार आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कुछ दिया हुआ है, आसान, बहुत अच्छी थ्योरी बना के इसमें इन्होंने दी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का हम डी देख लेते हैं पहले। आप लोगों को मैं समय दूंगा पढ़ने के लिए। May 23 का क्वेश्चन है। अच्छा, बच्चा तो वैसे ही डर जाएगा 31 पेज देखकर। एग्जाम में 31 पेज आए थे, उसका कारण ये होता है कि क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, और आजकल तो MCQ भी आते हैं, तो उसका क्वेश्चन पेपर अलग से आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपको डी पार्ट देखना है। मैं आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय दूंगा, और एज यूजुअल फिर आप क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है टोल प्लाजा वाला। आइए चलिए करते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। हमारे कुछ बच्चे हम पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, आपको स्यूट बोलना चाहिए, स्यूट नहीं है, स्वीट है। और मैंने चेक करा है, उसके अंदर स्वीट ही लिखा है, ठीक है। आप, अरे छोड़िए ना बाप, चुप रहिए अब आप। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, बेटा आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है इसको, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगे चलते हैं। पूरा नहीं पढ़ा अभी क्वेश्चन? अच्छा, कोई बात नहीं, पूरा देख लो। बेटा अब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, हमने उनको क्वेश्चन पूरा शो कर दिया था, ठीक है। आप भी देखिए बेटा। RST Toll Plaza Limited built an 80-kilometer long highway between two cities and operates a toll plaza to collect toll from passing vehicle using the highway. The company has estimated that 50,000 lightweight, 12,000 medium weight, 10,000 heavyweight vehicles will be using the highway in 1 month in outward journey and the same number for the return journey. जाते भी हैं व्हीकल और आते भी हैं, और 3 तरह के व्हीकल हैं। देखिए, जब 3 कैटेगरी आ जाती हैं व्हीकल की, जैसे अभी होटल वाला क्वेश्चन आप देख रहे थे, सिंगल रूम डबल रूम, वहां पर तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट जब ऐसा आ जाए कि आपके पास हैवी व्हीकल भी है, मीडियम भी है, लाइट भी है, और आप कहें 12 + 10 + 50 टोटल मिला के जी हमारे पास 72,000 व्हीकल है, तो आपका कहना गलत होगा, क्योंकि लाइट व्हीकल से हम कम पैसा लेंगे, मीडियम व्हीकल से थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे,
टोल प्लाजा पर और हैवी व्हीकल से सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। सभी टाइप के व्हीकल से एक जैसा पैसा नहीं लिया जाता। जब व्हीकल वहाँ से पास ऑन होता है तो उसका ग्रॉस वेट की देखा जाता है और वेट के हिसाब से फिर पैसा लिया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन व्हीकल यूज फॉर मेडिकल इमरजेंसीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज आर एक्सेंट फ्रॉम टोल चार्जेस। टोल नहीं लेते इन लोगों से। इट इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ लाइट व्हीकल विल पास द हाईवे फॉर सच यूज। हम मानेंगे कि 10% जो लाइट व्हीकल हैं वो इसी यूज के लिए, यानी कि उनसे हम पैसा नहीं लेंगे। is per the policy of the company that if vehicle return within 24 hours of their outward journey से 24 घंटे के अंदर अंदर व्हीकल अगर वापस उसी टोल को क्रॉस करके वापस आ जाता है तो टोल फेयर 25% ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। It is estimated that 30% of chargeable lightweight vehicle returns within specified time frame। 30% ऐसे लाइट व्हीकल है हमारे, जो 30% जो लाइट व्हीकल है कि वो उस टाइम में वापस आ जाते हैं। टोल चार्जेस फॉर मीडियम व्हीकल इज टू बी फिक्स एज 2.5 टाइम्स। मीडियम से देखिए, लाइट, मीडियम और हैवी, इनसे हम 2.5 टाइम लेंगे लाइट व्हीकल्स का। तो यहाँ पर आईसीआई एक कॉन्सेप्ट यूज करता है, उसका नाम है इक्विवेलेंट नंबर। आपको मॉड्यूल में उनके सजेस्टेड आंसर में अलग अलग जगह बच्चों इक्विवेलेंट नंबर दिखाई देगा। आप बिना उस इक्विवेलेंट नंबर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस दो तीन चीज़ें बात याद रखें। टोल कलेक्शन, यहाँ पे टोल है इसलिए मैं टोल कलेक्शन कह रहा हूँ। होटल होता तो मैं टोटल कलेक्शन या टैरिफ बोल देता। इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप ये जो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला है टोटल, इसको तो निकालिए कॉस्ट शीट से, और ये टोटल कलेक्शन या टोल कलेक्शन यहाँ पर है उसको निकालिए ऐसे जैसे मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बिना इक्विवेलेंट नंबर यूज किए हुए। तो इसको मान लीजिए यहाँ से हम पर व्हीकल x रुपीज़ लेते हैं, तो इससे लेंगे हम 2 पॉइंट, और कह रहे हैं हैवी व्हीकल से मीडियम वेट वालों से डबल चार्जेस करते हैं 5x। और इसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए जो नंबर ऑफ व्हीकल शुरू में आपको बताए थे 50,000, 12,000, 10,000, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो आपका कलेक्शन आ जाएगा एक दिन का। नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कलेक्शन आ जाएगा। सर नंबर ऑफ डेज कितने लेने? कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट जितने दिन का आप लेंगे, अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट आप 360 डेज का लेते हैं तो आप टोटल कलेक्शन भी 360 डेज का लीजिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट एक दिन का ले रहे हैं तो टोटल टोल कलेक्शन भी आप एक ही दिन का लीजिए। टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी एक मंथ की 59,09,090 रुपीज़ है। कंपनी 10% कॉस्ट पर अपना प्रॉफिट लेती है। आगे लिखा है हमको टोल रेट बताना है हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग। और पहले केस में ये कहना है इफ कंसेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल ऑन द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी पर जो हमारा कहा था उन्होंने कि कुछ 25% के आसपास कम हो जाता है, कहता वो नहीं मिलेगा। तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को कोशिश करिए आप सब लोग पहले देख लीजिए। May 23 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, ठीक है। और कोशिश करिएगा पहले आप रिवीजन में भी सॉल्व कर लें, खुद नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप देखें। लेट टोल रेट, हम एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट व्हीकल के लिए ₹X लेंगे, और हमने ये मान लिया विदाउट कंसेशन, क्योंकि क्वेश्चन में कंसेशन को लेकर इन्हीं व्हीकल्स के बारे में बात की गई थी कि 30% व्हीकल टाइम फ्रेम में वापस आ जाते हैं और उनको हम टोल रेट में 20% का रिडक्शन देते हैं। तो वो नहीं करें, वो कंसेशन नहीं मिलेगी इनमें, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। मीडियम व्हीकल में इसका 2.5 गुना मिलेगा टोल रेट, और ये पर व्हीकल हम काउंट कर रहे हैं। और हैवी व्हीकल में $5। टोटल कलेक्शन फॉर ए मंथ, पूरे मंथ का टोटल कलेक्शन कितना आएगा? देखिए कितने व्हीकल थे बेटा ये वाले? 50,000 इंटू मैक्स, बोलो, और इंटू में लेंगे हम 90%। सर क्यों बेटा? 10% एमपी और इमरजेंसी है ना, 10% हो गया मेडिकल
एमपी इमरजेंसी। सर आप तो कह रहे थे कंसेशन नहीं मिलेगा। अरे कंसेशन उन लोगों को नहीं मिलेगा जो 24 घंटे में वापस आकर 25% का रिडक्शन करवा रहे थे चार्ज में, उनकी, इनके लिए तो टोल है ही नहीं, इसलिए हमने। अच्छा आईसीआई क्या करता है, ये एक्स नहीं लेता, ये 50,000 का 90% इंटू में 1 ले लेगा। अब जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस 12,000 इंटू में 2.5x प्लस 10,000 इंटू में 5x। सर ये क्यों किया आपने? बेटा ये लाइट व्हीकल का कलेक्शन, ये मीडियम व्हीकल का कलेक्शन, ये हैवी व्हीकल का कलेक्शन। जब आप आईसीआई के आंसर देखेंगे तो उसमें ये x का यूज नहीं किया गया है, इसकी जगह लिख दिया 1, यहाँ 2.5, यहाँ 5, और जो वो नंबर आया वो कहलाएगा उनका इक्विवेलेंट नंबर। हमने कहा है कि उसको आप गायब कर दें और x 2.5x 5x मान लें, उससे मल्टीप्लाई करें, एक कलेक्शन आ गया ये 1 महीने का। कितना आया बेटा? 1,25,000 x पर जर्नी आया ये, क्योंकि इसमें आपने जाने वाले व्हीकल लिए, आने वाले व्हीकल नहीं लिए, यानी कि हमने सिर्फ यहां पे कलेक्शन निकाला है कौन सा वाला, आउटवर्ड। आउटवर्ड रिटर्न का हमने निकाला ही नहीं। अगर हमने टोटल कलेक्शन निकालना हो टू एंड फ्रो, मतलब जाने का भी और आने का भी, उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो। तो 1,25,000 एक्स अगर जाने में मिल रहा है तो आने में भी उतना ही पैसा मिलेगा, तो हमारा कलेक्शन इतना हो जाएगा 2,50,000 एक्स 1 महीने का। अब हम यही टोटल कलेक्शन या रिवेन्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन किया, क्या, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बच्चों क्वेश्चन में हमको कॉस्ट दी है 59,09,090 रुपीज की, ये कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, इस जगह पर आप देख सकते हैं इस पैरे में गिवन है, एक ही कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है बस ये वाली। अगर ये कॉस्ट के अलावा और भी कॉस्ट दी होती तो मैं ले लेता, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाता, कॉस्ट निकाल लेता। भाई स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस, उनको जोड़ के निकाल, यहाँ दिया हुआ है ले लिया। और कह रहे हैं प्रॉफिट लेना है इसका 10%, वो भी ले लेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 65 लाख आएगा, चेक करके देखो आ रहा है 65 लाख। बेटा ये भी कलेक्शन है, ये भी कलेक्शन है, क्या दोनों को बराबर नहीं रख सकते? रख दो। तो अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में या कहीं पर आंसर देखेंगे तो 2,50,000 एक्स जो आ रहा है ना, उसमें ये रुपीस गायब होगा, एक्स गायब होगा, यहाँ लिखा होगा 2,50,000 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ व्हीकल। समझ में आ गई बात या नहीं? वो बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूज कर जाता है और एक एक्स्ट्रा वर्क आपके ऊपर बढ़ा देता है, इससे एक्स लिखने से खत्म हो जाएगा वो सारा एक्स्ट्रा वर्क। बस हमने टोटल कलेक्शन के बराबर में टोटल कलेक्शन इक्वल लिख दिया, एक्स की वैल्यू निकाल दी 65 लाख डिवाइड बाई 2,50,000, यानी कि एक व्हीकल का 26 रुपये खर्च। हम तो टोल रेट लाइट व्हीकल का 26 रुपये है पर 1 वे ट्रिप, यानी कि जाएंगे तो 26, आएंगे तो 26। ठीक है, अगर कंसेशन नहीं है तो। मीडियम व्हीकल का 26 इंटू में 2.5, 65 रुपीज पर 1 वे ट्रिप। और हैवी का 26 इंटू 5, बोलो बेटा बात समझ में आ गई? अब हमने इस पार्ट 1 में वो जो 25% का डिस्काउंट मिल रहा था बेटा, ये वाला चेक करो यहाँ पर स्क्रीन पर। बेटा ये जो डिस्काउंट मिल रहा था कि 30% ऑफ चार्जेबल, ये 25% का डिस्काउंट दे रहे थे ना 30% लोगों को, वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किया था। आइए देखिए पार्ट 2 क्या कहता है। कह रहे हैं टोल रेट निकालो जो चार्ज किया जाएगा कौन से व्हीकल से।
अगर रिटर्न जर्नी पर क्या अवेलेबल हो, एज्यूमिंग रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द लाइट व्हीकल कैलकुलेटेड इन ऑप्शन वन रिमेन द, यानी अब लाइट आप बताइए कितना निकाला था अभी आपने, 26 रुपए निकाला था या नहीं, कह रहा वो वही रहेगा पर पर्सन। कह रहे बताओ कितना तो टोल रेट निकाल रहे हैं। बेटा मीडियम में और हैवी में तो कुछ करना ही नहीं, ये कंसेशन का चक्कर कौन से व्हीकल के लिए है, लाइट के लिए, तो टोल रेट फॉर लाइट व्हीकल इफ रिटर्न जर्नी कंसेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। ₹26 पर वन वे था, तो जाने और आने का दोनों तरफ का कितना बन जाएगा लाइट व्हीकल का, ₹52। मगर हम 52 थोड़ी चार्ज करेंगे, अगर वो 24 घंटों में आ जाएगा 30% लोग, तो हम उसको कितने परसेंट का रिडक्शन दे देंगे, तो हम उनसे सिर्फ चार्ज करेंगे कितना, 25%। क्या है यहाँ पर बताइए कितना आएगा, यानी कि जो 24 घंटे में वापस आ जाएंगे उनसे हम 52 रुपीज ना लेकर 39 रुपीज लेंगे। अच्छा कोई गया जाने के 26 रुपए लेंगे, जब वो वापस आएगा ना 24 घंटे के अंदर अंदर, तो सिर्फ 26 नहीं लेंगे, 13 रुपीज लेंगे। सर हम आपकी बात नहीं समझे, बेटा गया 26 रुपए कट गए उसके फास्टैग में से, जब वापस आएगा ना 26 नहीं कटेंगे। 39 और 26 में कितना डिफरेंस है, 13 रुपए का, तो 13 रुपया लेंगे। ठीक है, टोटल जर्नी पे अगर देखा जाए तो 25% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, बोलो बेटा बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर वो 24 घंटे में वापस नहीं आया, उसके बाद आता है, तो पूरा 26 रुपया लेंगे। बोलो हाँ। अच्छा एक जीएफ के देखो, हमसे पूछा नहीं है मगर पूछ सकता है आगे चलकर कभी ये पॉइंट। टोटल कलेक्शन बताओ लाइट व्हीकल का, बेटा 50,000 है या नहीं लाइट व्हीकल, उसमें एमपी एमएलए कितने, 5,000। जिनसे हम पैसा ही नहीं लेते हैं ना, तो इनसे हम 26 रुपया लेंगे। बोलो हाँ या ना, 45,000 लोगों से, बोलो। ये तो फर्स्ट में आंसर है, 26 जाने का और 26 आने का। या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, सुनना बेटा, एक काम करते हैं, जब हमारे यहाँ से व्हीकल गए, कितने व्हीकल गए बेटा टोटल जब टोल को क्रॉस करके गए, 50,000, उसमें से 5 बेटा यहाँ ध्यान दो उसमें से 5,000 तो हो गए एमपी एमएलए, उनसे तो हम पैसा लेंगे ही नहीं, तो बाकी 45,000 से जाने का कितना लेंगे, 26 रुपये। अब ये वापस भी तो आएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में आ जाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में नहीं आएंगे। तो 45,000 जो लोग वापस आएंगे, सर 50 आएंगे वापस, अरे 50 में से जब 5,000 वो वापस आएंगे एमपी और मेडिकल, उनसे तो फिर से पैसा नहीं लेंगे, तो बचे कितने, 45,000। हाँ ना करो बेटा, उस 45,000 में से 30% लोग ही सिर्फ कितनी देर में वापस आएंगे, उनसे हम 13 रुपया लेंगे, क्योंकि जाते में 26 ले चुके थे, आते में 13 रुपया, टोटल 39 हो गया। बोलो हाँ। और जो 45,000 का 70% है जो 24 घंटे में वापस नहीं आए, उनसे पूरे कितने रुपए लेंगे। मेरी बात पता नहीं समझ में आई आपको या नहीं, अगर आ गई तो हाँ कर दीजिए, बेटा नहीं सुनेंगे तो नहीं आएगी समझ में, वेस्ट करो। तो जाने का बेटा
50,000 में से 5,000 का हमने कोई पैसा चार्ज नहीं करा, 45,000 के 26 रुपए लिए। और जब 45,000 में से 30% लोग विद इन 24 आवर्स आ गए, उनसे हमने मात्र 13 रुपीज चार्ज किया। क्यों? क्योंकि जाते समय 26 उनसे चार्ज कर लिया था, 13 और तो 39 बन गया। 39 वो रेट है जो कंसेशन के बाद उनसे टोटल चार्ज होना चाहिए था। बाकी के 70% लोग 4 आवर्स में वापस नहीं आए, इसलिए हमने उनसे 26 रुपीज चार्ज किया। आपने बताया मुझे टोटल कितने रुपीज आ गया ये? 45,000 इंटू 26 जी। ठीक है जी, क्लियर है? तो जब गए, जिनसे पैसा लिया जा रहा है वो जाने वाले 45,000 हैं, तो आने वाले भी बेटा 45,000 होंगे। 30-70 आते समय 30-70 इसलिए किया क्योंकि 30% लोगों से कम चार्जेस लिया और 70% लोगों से पूरा चार्जेस लिया। कुछ लोगों को लग रहा होगा 26 का 13 50% होता है, ठीक है, ये गलत लग रहा है। 26 जाने का 26 आने का कितना हो गया? 52। 26 जाते समय ले लिया तो आते समय 13, तो टोटल उनसे 39 रुपीज ले लिए हमने, जो ऊपर रेट आया था 39। इस क्वेश्चन में 80 किलोमीटर के बारे में कुछ लिखा था यहाँ। इस पूरे क्वेश्चन में इस 80 किलोमीटर हाईवे का कोई यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया जी आपका ये क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मॉड्यूल में ये लोन वाला क्वेश्चन है, वहाँ पे होम लोन को लेकर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये व्हीकल लोन और एजुकेशनल लोन, दो तरह के लोन क्वेश्चन में दिए हैं। और बैंकिंग डिपार्टमेंट एक बैंकिंग कंपनी एक सर्विस सेक्टर होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन भी यहाँ पर है। ABC बैंक इज हैविंग अ ब्रांच विच इज एंगेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ व्हीकल लोन एंड एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन इन एडिशन टू अदर सर्विसेज टू कस्टमर। तो हमारे यहाँ और बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से दो काम हैं हमारे, दो प्रोडक्ट हैं, व्हीकल लोन और एजुकेशनल लोन। 30% of the overhead costs for the branch are estimated to be applicable to processing of vehicle loan application and educational loan। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द ब्रांच, तो जब भी किसी जगह पर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट में ओवरहेड का नाम आ जाए, तो ओवरहेड को कॉस्ट में जब भी ऐड करते हैं, तो उस ऐड करने को आप बोलते हो एब्जॉर्ब करना। और उस एब्जॉर्ब करने के लिए आप निकालेंगे आर का मतलब है रिकवरी रेट। और जिसका बड़ा आसान तरीका होता है रिकवरी रेट निकालने का, कि ओवरहेड को आप एक्टिविटी से डिवाइड कर दीजिए। ये जो एक्टिविटी होती है, ये टोटल 6 एक्टिविटी होती हैं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, मशीन आर, लेबर आर और नंबर ऑफ यूनिट्स, ये 6 एक्टिविटी होती हैं। ये आपको डिसाइड करना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में कि कौन सी एक्टिविटी लगाएंगे। जनरली अभी तक आईसीआई एक्टिविटी के बारे में या तो बताएगा या कोई हिंट देगा आपको। इस क्वेश्चन में लिखा है 30%, तो 30% आपको ये रिकवरी रेट निकालने की नीड नहीं है, हाँ ये रिकवरी रेट आपको दे दिया है इन्होंने। ब्रांच इज हैविंग, अब ओवरहेड के जब रिवीजन करेंगे रिकवरी रेट को फर्दर वहां देखेंगे। ब्रांच इज हैविंग 4 एम्प्लॉइज एट ए मंथली सैलरी ऑफ 50,000 ईच, exclusively processing of vehicle loan application and 2 employee at a monthly salary of 70,000 each, exclusively for processing of educational loan application। आगे देखिएगा, in addition to above following expenses are incurred by the branch manager who supervises all the activities of branch is paid at 90,000 per month। legal charges, printing and stationery, advertising expenses are incurred at 30, 12, 18। other expenses are 10,000 per month। you are required to compute cost of processing a vehicle loan application on the assumption that 496 vehicle loan processed each month। हमको cost of processing क्या बतानी है? vehicle loan application। आइए ये क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 1 का बी, नवंबर कौन सा था? 2022। ये आज की रिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं पहले। कितने तरह के लोन है क्वेश्चन में? 2। पूछा तो फर्स्ट पार्ट में व्हीकल के बारे में है,
मगर जब हम कंप्यूटेशन कर ही रहे हैं तो बेटा हम एजुकेशनल लोन के लिए भी कंप्यूटेशन कॉस्ट की कर लेते हैं। और यहाँ एक कॉलम इनका एग्रीगेट का बना देते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में एक कॉस्ट दी है बेटा, अगर आप चेक करेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, चेक करिए इस जगह पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एम्प्लॉय जो हैं वो 50,000 हैं और ब्रांच के पास 4 एम्प्लॉय हैं और ये एक्सक्लूसिवली व्हीकल के लिए हैं और 2 एम्प्लॉय 70,000 की सैलरी पर एजुकेशनल लोन के लिए हैं। तो यहाँ पे 50,000 की सैलरी आएगी, यहाँ पर 70,000 की आएगी, यहाँ 4 एम्प्लॉय और यहाँ पर 2 एम्प्लॉय हैं। सैलरी हो गई 2 लाख रुपए, यहाँ पे हो गई 1,40,000 रुपये, टोटल हो गया 3,40,000। और ये मंथली लिखी, हमने इंटू 12 नहीं करा, एक ही मंथ का खर्चा लिखा है ये, क्योंकि जो हमको नंबर ऑफ एप्लीकेशन बताई गई है क्वेश्चन में वो एक ही महीने की है। ओके, ईच मंथ। इसके अतिरिक्त ब्रांच मैनेजर है जो सुपरवाइज करता है सारी एक्टिविटी, उसको 90,000 दिए जाते हैं। तो ब्रांच की सैलरी को बांटा जाएगा, ब्रांच मैनेजर की सैलरी को, क्योंकि ब्रांच मैनेजर जो है ना बेटा वो एक तरह के लोन के लिए नहीं है, वो तो सुपरवाइज करता होगा व्हीकल लोन को भी, वो सुपरवाइज करता होगा एजुकेशन लोन को भी, और वो सुपरवाइज करता होगा और प्रोजेक्ट के लिए भी। तो इसकी जो सैलरी है उसको इन दोनों लोन के ऊपर अपोर्शन करना पड़ेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया उसके लिए हमको रिकवरी रेट चाहिए। रिकवरी रेट या तो कंप्यूट करना होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा। हमको गिवन है कि 30% लेना है, 30% लेना है, ठीक है ना। तो ब्रांच मैनेजर की सैलरी को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपोर्शन कर रहे हैं उसकी सैलरी को। उसकी सैलरी है कितनी, 90,000। तो सारा बर्डन ना तो व्हीकल पे डालना है, ना सारा बर्डन बेटा एजुकेशनल लोन पर डालना है, उसमें 30% डालना है, क्वेश्चन में कहा है। यानी कि 30% बर्डन यहाँ, 30% यहाँ, सर बाकी का 40% बेटा जो ब्रांच मैनेजर और चीज़ें देखता होगा, बाकी का बर्डन वहाँ पर। इसी तरीके से फिर बेटा लीगल चार्जेस हैं, आप चेक करिए, लीगल चार्जेस हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हैं, 30,000, 12,000, 18,000, सब मिला के अगर देखोगे तो 60,000 बन जाएंगे। लीगल चार्जेस तो अलग अलग ला लिखकर हम एक साथ ही लिख लेते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और एडवर्टाइजिंग, ये सब मिला के कितने हैं बेटा, 60,000 रुपये पर मंथ। तो ना तो इनका सारा एक्सपेंडिचर यहाँ पे डाला जा सकता है ना यहाँ पर, इन सबको हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपोर्शन। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ अपोर्शनमेंट। और जिन खर्चों को बांटना पड़े उनके लिए हमको निकालना पड़ता है रिकवरी रेट। तो वो क्वेश्चन में दिया है, बाई चांस ना दिया होता तो फिर कुछ ना कुछ और डिटेल्स दी होती जिसके बेसिस पर हम रिकवरी रेट कंप्यूट करते। वो एक्टिविटी हमको बताई होती कि जिसके बेस पर रिकवरी रेट कंप्यूट करना होता। अब नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मगर ये और चैप्टर्स के रिवीजन में भी ये बात आगे चलकर आएगी। इसके बाद है एक अदर एक्सपेंस, आप चेक करिएगा। अदर एक्सपेंस है 10,000 रुपये पर मंथ। तो 10,000 का 30% यहाँ, 3,000 और 3,000 रुपये यहाँ पर। और सर जो बाकी 40% बचा बेटा, वो और जगह पे चला जाएगा। सर और जगह कहाँ पर बेटा, एजुकेशनल लोन और व्हीकल लोन के अलावा और भी प्रोसेसिंग इस कंपनी के अंदर होती होंगी, वहाँ पर बेटा 40% बचे हुए जो ओवरहेड हैं वो वहाँ पर हम अपोर्शन कर देंगे। ये हमने इनका टोटल कर लिया। अब हमारे पास एजुकेशनल लोन पर कितनी कॉस्ट आएगी वो भी, और व्हीकल लोन पर कॉस्ट कितनी आएगी वो भी है। नंबर 1 हमसे क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग अ व्हीकल लोन, आप इसको पर व्हीकल लोन भी कह सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल लोन जो आप निकाल चुके हो और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ व्हीकल लोन एप्लीकेशन से,
कितनी निकाल चुके हैं आप व्हीकल लोन की कॉस्ट? 2,48,000 और व्हीकल लोन की एप्लीकेशन है 496, डिवाइड करिए 500 पर एप्लीकेशन, आंसर आ गया। ये हो गया। दूसरा क्या निकालना है चेक करिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजुकेशनल लोन। हमें नंबर निकालना है यहाँ पर किसका? इफ द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन इज सेम एज इन द व्हीकल लोन एप्लीकेशन। आप बताओ पर व्हीकल लोन कितनी कॉस्ट आई है? 500। कह रहे हम ये एज्यूम कर लें कि एजुकेशनल लोन पर भी पर व्हीकल लोन की तरह ही कॉस्ट आएगी। तो बेटा यहां देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन एजुकेशनल लोन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एजुकेशनल लोन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एजुकेशनल लोन एप्लीकेशन। यही तो होगा बेटा, सामने देखना स्क्रीन पर। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन एजुकेशन लोन ₹500, क्वेश्चन में कहा था 0.1 के बराबर मान लीजिएगा, हमने उसके बराबर मान लिया। कॉस्ट ऑफ एजुकेशनल लोन 1,88,000 डिवाइड बाई नंबर, नहीं निकाल सकते नंबर ऑफ एजुकेशनल लोन। बताइए एजुकेशन लोन के नंबर कितने आएंगे? बताइए। अभी तक जितने भी आपने रिवीजन में क्वेश्चन किए, अगर क्वेश्चन को ढंग से आपने रीड कर लिया तो बताइए कुछ है इन क्वेश्चंस में? कुछ भी नहीं। तो हम आने वाली क्लासेस में और क्वेश्चंस करेंगे रिवीजन के। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।